Welcome to EH Distance. So we are discussing question series on engineering mechanics. Till now we have discussed some important concepts regarding truss, in which we have discussed zero force member concept, analysis of a truss by method of a joint. Next we will be discussing truss analysis by method of section. We already discussed method number 1, that is method of joint. Next we will be discussing method of section. Okay, so in this particular question we have to find out the force in member CD. Either we can go from method of joint or from method of section. Okay, we will be comparing the both the methods, method of joint and method of section. Okay, सो बेसिकली सीडी मेंबर पे फोर्स निकालना है तो कंपैरिजन हम दोनों जो कंसेप्ट्स हैं हमारे, दोनों जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनका हम कंपैरिजन भी करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट का, मेथड ऑफ सेक्शन का भी, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा. अच्छा, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ जॉइंट. तो कैसे सॉल्व करते, आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर जॉइंट को कंसिडर करोगे, सेलेक्ट कर लिया आपने, उस पर लगाओगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स सिस्टम. तो जॉइंट पे लगने वाला फोर्स सिस्टम क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम. तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. अब दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है तो मैक्सिमम दो ही अननोन सॉल्व कर पाओगे आप. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेथड ऑफ जॉइंट का. तो आप कौन सा जॉइंट सेलेक्ट करते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन दो ही होने चाहिए. दो से ज्यादा हो गए तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो. सो अगर मुझे मेंबर सीडी पे निकालना है फोर्स और मैं मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं जॉइंट ए का एनालिसिस करूंगा, देन जॉइंट बी, देन जॉइंट सी. ए देन बी देन सी का एनालिसिस करने वाला हूं. क्योंकि देखो सबसे पहले तो आप सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे. ए एंड एफ आर द रिएक्शंस. सपोर्ट रिएक्शंस लगेंगी ए और एफ पे. ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया ना आपने, तो फिर आप ए बी और ए सी मेंबर पे इजीली फोर्स निकाल सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम दो ही अननोन है. फिर देन आप बी पे जाओगे, वहां पे भी आप सॉल्व कर पाओगे, देन जाके आप सी पे कर पाओगे. क्योंकि अगर आप इनिशियली जॉइंट सी पे जाओगे तो आपको दिखेगा 1 2 and 3 and 4 unknowns. So we cannot solve the 4 unknowns from 2 equations only. Similarly अगर b की बात करूं 1 2 3 अननोन है और 2 इक्वेशन से नहीं सॉल्व होगा. तो सबसे पहले जॉइंट ए का एनालिसिस, देन बी का एनालिसिस, देन सी का एनालिसिस. ये इंपॉर्टेंट चीज. अब अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई करता हूं तो देखो आप कितना लंबा प्रोसेस है यहाँ पे. इस केस में कितना लंबा प्रोसीजर है. आपको ए फिर देन बी एंड सी पे आना है जॉइंट एनालिसिस करते हुए, ए बी एंड सी. तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू मेथड ऑफ सेक्शन. वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेथड ऑफ सेक्शन होता क्या है, बट डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगने वाला है क्योंकि आपको 3 जॉइंट का एनालिसिस करना है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, चलो आप एक बार अपने एंड से जरूर सॉल्व करके देखना मेथड ऑफ जॉइंट से एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है. मेथड ऑफ सेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे हम सॉल्व करेंगे तो देखना आप कितना कम टाइम लगने वाला है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट. अच्छा चलो मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इसको हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से, बट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चंस के साथ हम कांसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में. मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में जॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे मेथड ऑफ सेक्शन बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Okay, this is method of section. Okay, and the method of section we will cut the truss from any section. एक सेक्शन से आप ट्रस को कट करोगे. कट करते हुए आपको ध्यान रखना है जिस मेंबर पे आपको फोर्स निकालना है वो मेंबर कट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्शन से. ठीक है. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मेथड ऑफ जॉइंट में था आप इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रस कंसीडर करते हो तभी तो आप बोलते हो हर जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा. फिर जॉइंट का एनालिसिस करते हो विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम. यहां पे भी जो मेथड ऑफ सेक्शन है इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, ट्रस को एज एन होल इक्विलिब्रियम में हम कंसीडर करेंगे. ठीक है. अब सपोज किसी सेक्शन से मैंने ट्रस को कट करा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक है, आपने ट्रस को कट करा विद द हेल्प ऑफ एनी सेक्शन, देन ट्रस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. अब पूरा पार्ट एज होल, पूरी की पूरी ट्रस इक्विलिब्रियम में थी तो डेफिनेटली जो पार्ट्स हुए हैं आफ्टर कटिंग फ्रॉम अ सेक्शन वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे. जब पूरा ट्रस ही एंटायर ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम तो डेफिनेटली जो पार्ट्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे. तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है उन पे आप इक्विलिब्रियम एनालिसिस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप किसी मेंबर पे फोर्स निकालना चाहते हो. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते इसके लिए, इससे अलग कोई एग्जांपल ले लेते हैं
उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली सपोज कोई ट्रस है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे ट्रस है, ये कोई ट्रस है आपके पास सपोज। अब मैंने यहाँ पे सेक्शन कट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये सेक्शन x और x से मैंने कट कर दिया, ठीक है। x सेक्शन से x और x सेक्शन से मैंने इस ट्रस को कट कर दिया। कट करा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब देखो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये कट वाले मेंबर से, और इस साइड में कैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये कुछ इनकी डायरेक्शन मैं सपोज ऐसे मान रहा हूं। डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। बट फॉर सिंपलिसिटी, और सिंपल रखने के लिए मैं सिंपली इसको ऐसे डायरेक्शन अज्यूम करो। अच्छा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया विद दिस सेक्शन, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पूरा ट्रस मैं इक्विलिब्रियम में कंसीडर करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों पार्ट्स भी अपना आप में इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सपोज अब देखो आपके ऊपर, आप इस पार्ट को कंसीडर करो, इस पार्ट को कंसीडर करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एनालिसिस, किसका एनालिसिस करना इजी है। अच्छा, अब आप एक चीज सोचना, ये जो है, जो कट मेंबर्स हैं, इनके फोर्स को हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये सेक्शन है, ये पूरा का पूरा एक अलग सेक्शन है, और ये एक पूरा का पूरा अलग सेक्शन। अगर इस सेक्शन की बात करूं तो ये जो कट मेंबर्स हैं, इनके फोर्सेस को मैं कंसीडर करने वाला हूं, इनको मैं कंसीडर करने वाला हूं। अच्छा, बाकी मेंबर इन पे भी तो फोर्स लग रहे हैं, इनको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं इस पर्टिकुलर मेंबर की बात करता हूं, जो फोर्स सपोज यहाँ पे ऐसे, इसी के जस्ट अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगेगा ना। फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, तो डेफिनेटली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनको कंसीडर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, उनको कंसीडर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। बट ये जो कट मेंबर्स हैं, इन पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ये इक्विलिब्रियम में नहीं, इसका काउंटर पार्ट नहीं है ना, इसका काउंटर पार्ट यहां है, इसका काउंटर पार्ट यहां है, इसका काउंटर पार्ट यहां है। बट मैं इस पार्ट का एनालिसिस कर रहा हूं, तो मेरे को ये मेंबर, इन फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। बट सपोज ये पूरा का पूरा मेंबर है जो कट सेक्शन के पास नहीं हो रहा है, जो कट सेक्शन से पास नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट मेंबर है, कंप्लीट मेंबर पे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, तो कंसीडर करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमेशा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फोर्सेस आप किस पे कंसीडर करोगे, जो कट मेंबर्स है। और एक्सटर्नल लोडिंग दी होगी तो वो तो आप कंसीडर करोगे, सपोज कुछ लोडिंग दे रखी है ऐसे करके, तो आपको ये तो कंसीडर करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल लोडिंग दे रखी, सपोज दिस इज P, दिस इज Q, ये एक्सटर्नल लोडिंग तो कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इस पार्ट को देखूं चाहे इस पार्ट को देखूं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा फोर्स सिस्टम है? इट इज अ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इट इज अ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अच्छा, जब हम ज्वाइंट का एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं F ज्वाइंट को कंसीडर कर रहा हूं, इफ F ज्वाइंट को मैं कंसीडर करता हूं, तो एक तो सपोर्ट रिएक्शन है, एक मेंबर ऐसे और एक मेंबर ऐसे, तो जब मैं ज्वाइंट का एनालिसिस कर रहा हूं तो डेफिनेटली सारे के सारे फोर्सेस क्या है, कंकरेंट हैं, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है, वो क्या है, ज्वाइंट। बट यहां पे सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम नहीं है, दैट मींस इट इज अ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड वी हैव टू कंसीडर दिस नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इस नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का मुझे एनालिसिस करना है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम। ये बेसिक से पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान ही होगा, हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी होंगी? तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होने वाली है। पहला समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0। तो तीन अपने पास इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से मैं दिस पर्टिकुलर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कट करना है ट्रस को। बेसिकली आपका जो सेक्शन है किससे पास होना चाहिए, जिस मेंबर से आपको फोर्स, जिस मेंबर पे आपको फोर्स निकालना है उस मेंबर से पास होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे तीन इक्वेशंस अवेलेबल है, तो आप मैक्सिमम तीन ही अननोन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, बट कई बार केस होंगे तो कि तीन से ज्यादा अननोन्स होंगे आपके सिस्टम में, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या एक से ज्यादा सेक्शन भी अज्यूम करना पड़ सकता है, आपको क्या एक से ज्यादा सेक्शन भी अज्यूम करना पड़ सकता है। बट फॉर सिंपल केसेस आपका एक सेक्शन में ही काम चल जाएगा, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसपे आपको एक से ज्यादा सेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा,
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करने के लिए क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, जिस भी मेंबर पे फोर्स पूछा है उससे पास होते हुए एक सेक्शन कट करोगे। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में ट्रस डिवाइड होगा, पूरा का पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली उसके दोनों पार्ट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे। अब किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करो डिपेंडिंग की कौन सा इजी है सॉल्व करना, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। आप जब कट करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट इजी है सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास तीन इक्वेशंस अवेलेबल है, तीन इक्वेशंस की हेल्प से आप फोर्स निकाल सकते हो जिस भी पर्टिकुलर मेंबर पे फोर्स पूछा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई होप आपको क्लियर हो गया मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में, किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो कि गेट 2001 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया, इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन। बट आप अपने एंड से मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व करेंगे एंड देन कंपेयर करके देखना कितना डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट में, दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेथड ऑफ सेक्शन हमेशा यूजफुल है, हमेशा जल्दी आंसर देने वाला है। कई केसेस आपको ऐसे दिखेंगे कि जो जॉइंट्स मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना इजी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे कम टाइम कंज्यूम हो, सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आई होप आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ये वाला दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करना है। अच्छा देखो, यहां पे सीडी मेंबर के बारे में पूछा है, सीडी मेंबर पे फोर्स पूछा है, तो सिंपली मैं एक सेक्शन कट कर देता हूं। दिस इज अवर सेक्शन एक्स और एक्स, ये सेक्शन है, इससे मैंने कट कर दिया ट्रस को। ठीक है, आइदर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मैं कंसीडर कर सकता हूं। सपोज मैं राइट पार्ट को कंसीडर करता हूं, सपोज मैं राइट पार्ट को कंसीडर करता हूं, दिस इज माय राइट पार्ट, सॉरी लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्रस, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी पे एक आपका लग रहा है एक्सटर्नल लोड 1 किलो न्यूटन का। ठीक है, सिंपल। एंड दिस इज बी डी, दिस इज बी डी, दिस इज सी डी एंड दिस इज सी ई। ठीक है, दिस इज बी डी सी डी एंड सी ई। ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे ए पे तो सपोर्ट डायरेक्शन है, सपोर्ट डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो सबसे पहले सपोर्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इस केस की अगर मैं बात करूं, 1 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन एल एल एल, सिमेट्रिकल लोडिंग दिख रही है, तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस आप बोल सकते हो यहां पे भी 1 किलो न्यूटन का सपोर्ट डायरेक्शन आने वाला है दोनों एंड पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। सिमेट्रिकल केस में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सपोर्ट रिएक्शंस, तो डेफिनेटली यहां पे जो आने वाला जो रिएक्शन है वो होगा 1 किलो न्यूटन एंड हियर आल्सो 1 किलो न्यूटन। ओके, तो बेसिकली ये जो है आपके पास सपोर्ट रिएक्शन आ गया 1 किलो न्यूटन। अच्छा, CD कितना इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू CE, ये कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हमें लेंथ दी है, L एंड L इक्वल लेंथ है, तो यहां पे एंगल क्या बनने वाला है 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस अवेलेबल है। इक्वेशंस की अगर हम बात करें, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल एंड समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, ये तीन इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है। अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करना है ये सोचने वाली बात है। अच्छा, पहली इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, पहली इक्वेशन देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन अप्लाई करने से पहले तो आप फोर्स का डायरेक्शन मान लो, आप कोई भी डायरेक्शन मान लो। सिंपली अगर मैं डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूं, सपोज दिस इज आर द डायरेक्शंस, ये मैंने डायरेक्शन अज्यूम कर ली। अब डायरेक्शन अज्यूम करिए, अगर सॉल्व करते हुए आंसर पॉजिटिव आते हैं तो डेफिनेटली जो अजम्पशन था विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वो सही था। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो दैट मींस जो डायरेक्शंस हैं वो गलत हैं, आपको उसका रिवर्स डायरेक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आंसर पॉजिटिव आने का सिंपल मीनिंग है कि जो आपने डायरेक्शंस अज्यूम करी है उसके हिसाब से वो सही है। अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शंस को जस्ट अपोजिट कर दो, सिंपल। ठीक है, चलो अब क्या है, पहली इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये तो वर्टिकल, ये वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स से कोई लेना देना नहीं। ये इंक्लाइंड है तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट, एक सीई और एक बीडी, ये दोनों हॉरिजॉन्टल। अब एक चीज सोचो, बीडी भी अननोन है, सीई भी अननोन है, कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको एक और इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं सेकंड इक्वेशन अगर अप्लाई करूं, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करता हूं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल इज जीरो, इसको मैं अगर अप्लाई करता हूं,
इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो सिंपली मैं बोल सकता हूं CD जो है, CD जो है उसका एक वर्टिकल भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। वर्टिकल क्या होने वाला है? FCD sin 45, sin 45, एंड आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड से तो 1, वर्टिकली अपवर्ड से तो +1 एंड इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, CD का एक वर्टिकल कंपोनेंट, CD का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ CD विल बी sin 45। 1 किलोमीटर डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव, 1 किलोमीटर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक, सिंपल सी बात है। अब ये बेसिकली कट हुआ 0, तो फाइनली आपके पास यहां पे क्या बचा? FCD sin 45 इक्वल्स टू 0, एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है sin 45 तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना? sin 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये बेसिक सी बात आपको मालूम है। डेफिनेटली क्या 0 होने वाला है? क्या 0 होने वाला है? फोर्स ऑन मेंबर CD विल बी इक्वल्स टू 0, दैट्स आवर आंसर। सो आप इजीली आपने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। सिंपली देखो, अगर आपको मेथड ऑफ सेक्शन पता है तो विद इन 20 to 30 सेकंड, मैक्सिमम बोल रहा हूं, वो भी 10 to 20 सेकंड्स में ही आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि सिंपली आपको देखो, आपके पास एक क्वेश्चन आपको CD मेंबर पे निकाला, आपको पता है यार ए सी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बी सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो ए से प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर बी देन सी। 3 जॉइंट का एनालिसिस करूंगा तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। CD पे अगर मैं सेक्शन पास करता हूं, अच्छा सेक्शन पास करता हूं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम में अगर मैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अप्लाई करता हूं तो एक लाइन में आंसर आ चुका है, एक लाइन में। तो मैक्सिमम 30 सेकंड में आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट अगर मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाई करोगे तो आप कैलकुलेट करके देखना कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेट करके देखना कितना टाइम लगने वाला है, और मेथड ऑफ सेक्शन में कितना टाइम लगा, ये आप चेक कर लेना अपने एंड से। तो कहने का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेथड ऑफ सेक्शन ज्यादा कन्वीनियंट है और कहीं मेथड ऑफ ज्वाइंट कन्वीनियंट है। बट अगर कहीं कोई मेंबर है बीच में ट्रस में और उस पे फोर्स पूछा है, तो आपको पता है यार वहां से तो मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, तो सपोर्ट से ही, मतलब एंड वाले जो जॉइंट्स है वहीं से प्रोसीड करना होता है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो मेथड ऑफ सेक्शन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे अप्लाई करना है मेथड ऑफ सेक्शन, और किस तरीके से डिफरेंट है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा तरीका था सॉल्व करने का, आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ सेक्शन। आप इस मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प से आप फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ट्राई करके देखना, तो आपको पता चलेगा कितना कन्वीनियंट होता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में जहां पे आपको डायरेक्टली फोर्स निकालना एक ही पर्टिकुलर मेंबर पे, तो वहां पे कन्वीनियंट है मेथड ऑफ सेक्शन। बट अप्लाई करते वक्त चीजों का ध्यान क्या रखना है, जब सेक्शन से कट करोगे तो 2 अलग अलग पार्ट होंगे, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पार्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस पे लगने वाला फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। 3 इक्वेशंस अवेलेबल है हमारे पास, 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, तो उन तीनों में से कौन सी यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। मेथड का आपका प्रोसीजर क्लियर हो चुका है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फॉर द ऑन मेथड ऑफ सेक्शन।